दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में पढ़ेंगे और इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को यहाँ पर देखेंगे। इससे पहले हमने भारत शासन अधिनियम 1919 पढ़ा था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार जरूर आप उसको देख लें, क्योंकि दोनों ही अधिनियम क्या है, एक दूसरे से संबंधित हैं। तो आइए फिर हम यहाँ पर भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में पढ़ते हैं। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ 1919 के बारे में। जो 1919 का अधिनियम था उसके बारे में संक्षिप्त रूप में यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो जो 1919 वाला अधिनियम था, तो वहां पर जो उसकी प्रमुख विशेषता थी क्या थी, प्रांतों को उत्तरदायी शासन दिया जाएगा और 10 वर्ष में क्या होगी उसकी समीक्षा की जाएगी फिर। तो लेकिन 2 वर्ष पहले ही वहां पर क्या कर दी गई, उसकी समीक्षा वहां पर कर दी गई थी, है ना। तो जो उसकी समीक्षा की गई उसके लिए आयोग बनाया गया। तो कौन सा, साइमन आयोग या साइमन कमीशन बनाया गया, जिसमें कि पूरे लोग जो 7 सदस्य था। तो सातों क्या थे वहां पर, अंग्रेज थे। तो भारतीयों ने क्या किया, उसका वहां पर विरोध किया था। तो भारतीयों ने जब उसका विरोध किया तो उस समय भारत के यहाँ पर जो सचिव हुआ करते थे, भारत सचिव लॉर्ड, उन्होंने कहा कि जो भारतीय नेता है यहाँ के, तो वह क्या करें, एक मतलब यहाँ पर उसका संविधान का जो प्रारूप है उसका गठन करें और हमें दें। उसके आधार पर हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पर आगे का अधिनियम बनाएंगे, है ना। तो यहाँ पर नेहरू रिपोर्ट आती है। नेहरू रिपोर्ट आने के बाद में जिन्ना को यहाँ पर कुछ चीजें पसंद नहीं आती, तो जिन्ना यहाँ पर 14 सूत्री मांगे लेकर के आते हैं। और फिर उसके बाद में जो होती क्या होता है, 3 गोल में सम्मेलन किए जाते हैं, 1930 में, 31 में और 32 में। फिर उसके बाद श्वेत पत्र तैयार किया गया और श्वेत पत्र तैयार होने के बाद संयुक्त प्रवर समिति के सामने जाएगा ब्रिटिश संसद में। और वहां पर वह जो संयुक्त प्रवर समिति है इन सिफारिशों को क्या करेगी, रखेगी। और उसके आधार पर यहाँ पर जो तो भारत शासन अधिनियम तो तैयार किया जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं 1935 के अधिनियम से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जो 1935 का अधिनियम है, इसके जो इस अधिनियम को बनाया गया, इसके कितने 14 भाग थे, ये हमें ध्यान रखना। 14 भाग थे यहाँ पर और 10 अनुसूचियां यहाँ पर थी। 14 भाग, 10 अनुसूचियां और 321 यहाँ पर धाराएं थी। तीनों चीजें ध्यान रखना है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 जो है, इसके 14 भाग हो जाएंगे, 10 अनुसूचियां हो जाएंगी और 321 धाराएं। तीनों ही चीजें क्या यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं वर्तमान भारतीय संविधान पर इस अधिनियम का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। हमारा जो अभी जो वर्तमान में जो अभी हमारा संविधान है, ये जो संविधान है, इसमें अगर आप देखेंगे तो 1919 का जो अधिनियम था और 1935 वाला जो अधिनियम है, दोनों का ही आपको प्रभाव देखने को यहाँ पर मिलता है। लेकिन 1935 वाला जो अधिनियम है, इसका प्रभाव हमारे संविधान में अधिक देखने को मिलता है। ये भी हमें ध्यान रखना है। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है यहाँ पर, इस अधिनियम ने भारतीय संघ की स्थापना की, जिसमें 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 कमिश्नरियां और देशी रियासतों को स्वेच्छा से शामिल होना था। तो यहाँ पर भारतीय संघ का मतलब ये है, जो ब्रिटिश प्रांत थे और जो कमिश्नरियां थी और देशी रियासतें थी, इन सबको जब मिला लिया जाएगा, एक साथ जब हो जाएंगे, तब क्या बनेगा, भारतीय संघ बनेगा। लेकिन ये क्या होगा, नहीं बन पाता है, क्योंकि जो हमारी देशी रियासतें थी, तो वह क्या करते हैं, उनके जो राजा थे यहाँ पर, राजा महाराजा, तो उनने क्या किया, वह इसमें शामिल नहीं होते हैं। वह इसमें जब शामिल नहीं होंगे तो इसका जो भारतीय संघ है, यह व्यवस्था क्या होगी, संघीय व्यवस्था यहाँ पर लागू नहीं हो पाएगी। ठीक है। इसके बाद है यहाँ पर प्रांतों में द्वैध शासन क्या हुआ, समाप्त कर दिया गया। पहले जो 1919 का नियम था, वहां पर क्या था, प्रांतों में यानी कि राज्यों के अंदर क्या था, द्वैध शासन व्यवस्था वहां पर लागू की गई थी। तो उसको इस अधिनियम के अंदर 1935 के अंदर समाप्त कर दिया जाएगा और इसको उठा करके कहाँ रख देंगे, केंद्र में। तो केंद्र में द्वैध शासन लागू करने का प्रावधान यहाँ पर किया गया था। ठीक है। हालांकि यहाँ पर भी क्या हो गया, लागू नहीं हो पाता है। ठीक। उसके बाद फिर यहाँ पर अगला जो हमारा पॉइंट है उसको देख लेते हैं, केंद्रीय प्रशासन के विषय। यानी कि जो केंद्र था, उसके यहाँ पर एक तो केंद्र था और दूसरा क्या था, यहाँ पर राज्य थे। तो केंद्रीय प्रशासन के विषय कौन कौन से, आरक्षित विषय हो जाएंगे और दूसरी चीज हस्तांतरित विषय। जैसे हमने पिछले अधिनियम के अंदर पढ़ा था, वहां पर भी आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय थे। तो यहाँ पर भी वही चीज है। ठीक है। तो आरक्षित विषय जो यहाँ पर केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत रखे गए हैं, वह गवर्नर जनरल अपनी परिषद की सहायता से क्या करता था, यहाँ पर प्रशासन करता था। तो यहाँ पर प्रमुख चीज क्या, गवर्नर जनरल कौन है, यहाँ का प्रशासक है और केंद्र के अंदर, और यहाँ पर अपनी जो परिषद थी उसकी उसकी सहायता से क्या करेगा, शासन करेगा। और अपने कार्यों के लिए भारत सचिव के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के प्रति क्या होगा, उत्तरदायी होगा। तो ये जो गवर्नर जनरल किसके प्रति उत्तरदायी होगा, तो ब्रिटिश सरकार के प्रति क्या होगा, उत्तरदायी होगा, भारत सचिव के माध्यम से। यानी कि भारत सचिव तक अपनी बात पहुंचाएगा और भारत सचिव फिर कहाँ पहुंचाएगा, ब्रिटिश सरकार के सामने ये बातें पहुंचाएगा। आरक्षित विषय में क्या क्या चीजें आएंगी, रक्षा, विदेशी मामले, जनजातीय क्षेत्र, धर्म इत्यादि। ऐसे ऐसे जो मामले होंगे वह कहाँ रख लिए, अपने पास आरक्षित करके रख लेगा और बाकी विषय क्या कर देगा, यहाँ पर हस्तांतरित कर देगा। तो यहाँ पर हस्तांतरित विषय कौन कौन से, यह भी देख लेते हैं हम।
गवर्नर जनरल यहाँ पर मंत्रि परिषद की सहायता से, वहां पर किसकी सहायता से करता था, तो वहां पर अपनी परिषद की सहायता से करता था। और यहाँ पर जो मंत्रि परिषद होगी, मंत्री होंगे और इनकी सहायता से क्या करेगा, यहाँ पर प्रशासन करेगा, जिसमें विधानसभा के प्रति क्या होगा, उत्तरदायी होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना, हस्तांतरित विषयों के संबंध में यहाँ पर गवर्नर जनरल जो है वह विधानसभा के प्रति क्या होगा, यहाँ पर उत्तरदायी होगा। ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर अगला पॉइंट हमारा, प्रांतों को 1 अप्रैल 1937 को प्रांतीय स्वायत्तता यहाँ पर दे दी गई, यानी कि प्रांतों को कहीं ना कहीं अधिक स्वतंत्रता इस अधिनियम के अंदर दी गई है, 1935 के अधिनियम के अंदर। तो कब से दी गई है, तो 1 अप्रैल 1937। ये हमें ध्यान रखना है, यहाँ पर प्रांतों को प्रांतीय स्वायत्तता कब दी गई, 1937 में, ठीक है। उसके बाद फिर अगला पॉइंट हम देख लेते हैं, केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया। शक्तियों का विभाजन तीन सूचियों पर के आधार पर किया जाएगा, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। संघ सूची यानी कि जिस पर क्या करे, केंद्र सरकार क्या कर सके, नियम बना सके। राज्य सूची यानी जिस पर राज्य सरकार क्या कर सके, यानी कि प्रांत जो है वह यहाँ पर क्या कर सकेंगे, अपने उनके पास यहाँ पर पावर होगा, ठीक है। समवर्ती सूची यानी कि जिसमें संघ सरकार और राज्य सरकार दोनों ही सरकारें क्या कर सके, जिसके संबंध में नियम बना सके और दोनों को ही क्या हो, यहाँ पर पावर प्राप्त हो, ठीक है। तो संघ सूची में यहाँ पर 59 विषय आ जाएंगे, ध्यान रखना है। राज्य सूची में 54 विषय और समवर्ती सूची के अंदर यहाँ पर 36 विषय आ जाएंगे। ये तीनों ही पॉइंट हमको अच्छे से ध्यान रखने हैं, जो कि प्रीलिम्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं अवशिष्ट शक्तियां एवं आपातकालीन अधिकार जो दिए गए। अवशिष्ट शक्तियां यानी कौन सी शक्तियां हो जाएंगी, तो अवशिष्ट शक्तियां यानी कि यह जो तीनों जी, समवर्ती सूची हो गई, संघ सूची हो गई और राज्य सूची हो गई, तीनों सूचियों में जो विषय नहीं होंगे वह अवशिष्ट सूची के अंदर आ जाएंगे, तो अवशिष्ट शक्तियों में आ जाएंगे, ठीक है। तो अवशिष्ट शक्तियां और आपातकालीन अधिकार किसको दिए गए, तो वायसराय के पास ये चीजें रखी गई, ठीक है। वायसराय के पास रखी गई, यानी तीनों सूचियों में जो विषय नहीं होंगे उनके संबंध में शक्तियां किसको प्राप्त होंगी, तो वायसराय को प्राप्त होंगी। उसके बाद अगला हमारा पॉइंट यहाँ पर द्विसदनीय व्यवस्था। इसमें क्या है, इस द्विसदनीय व्यवस्था का मतलब यहाँ पर यह है, यानी द्विसदनीय यानी कि 2 सदन, यानी कि जैसे हमारे संसद के अंदर क्या होता है, लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है ना। और यहाँ पर राज्यों के अंदर क्या होता है, अभी यहाँ पर तो विधानसभा होती है और विधान परिषद होती है। कहीं कहीं पर केवल विधानसभा ही होती है ना, कहीं कहीं पर दोनों ही होते हैं। तो वही यहाँ पर क्या कहलाए, द्विसदनीय व्यवस्था यहाँ पर भी क्या की गई, लागू की गई है। उस समय जो प्रांत थे यहाँ पर कितने थे, 11 थे। तो 11 में से 6 राज्यों में क्या किया गया, यहाँ पर द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई और 5 राज्यों के अंदर द्विसदनीय व्यवस्था क्या होगी, लागू नहीं होगी, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना, कितने राज्यों के अंदर लागू होगी, 6 राज्यों के अंदर द्विसदनीय व्यवस्था लागू हो जाएगी। कौन कौन से राज्य हैं, यह भी हमें ध्यान रखना है, बंगाल, बिहार, असम, संयुक्त प्रांत, मुंबई और मद्रास। ये हमें ध्यान रखना है, 6 प्रांत हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर 5 राज्यों में केवल विधानसभा थी, है ना। जैसे कि अभी हमने यहाँ पर बताया है, 6 राज्यों में क्या थी, द्विसदनीय व्यवस्था, और 5 राज्यों में क्या हो जाएगी, एक सदन होगा, यानी केवल विधानसभा वहां पर होगा, जिसका कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष होगा। और जो यहाँ पर जहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों होगी, तो जो विधान परिषद होगी उसका कार्यकाल कितना होता है, उसका कार्यकाल उस टाइम पे होता था कितना, 3 वर्ष का होता था, 3 वर्ष का होता था, जिसमें 1/3 सदस्य क्या हो जाते थे, 3 वर्ष में रिटायर कर दी जाते थे, है ना। तो ये वहां पर व्यवस्था थी। अभी जो हमारी वर्तमान में जो व्यवस्था क्या है, यहाँ पर 2 वर्ष में क्या होते हैं, 1/3 सदस्य क्या होते हैं, यहाँ पर रिटायर कर दिए जाते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर देखते हैं अगला पॉइंट हमारा संघीय न्यायालय। संघीय न्यायालय, तो एक संघीय न्यायालय इस अधिनियम के अंदर स्थापित किया गया, जिसका मुख्यालय कहाँ होगा, दिल्ली में, यानी कि दिल्ली में क्या होगा, संघीय न्यायालय होगा। जैसे अभी जहां पर हमारा क्या सर्वोच्च न्यायालय है, तो उस टाइम पर वहां पर क्या था, संघीय न्यायालय हुआ करता था, ठीक। संघीय न्यायालय जो था 1 अक्टूबर 1937 से क्या है, यानी कि 1 अक्टूबर 1937 को ही इसको 1937 में इसको स्थापित किया गया, जो कि दिल्ली में क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। ये हमें ध्यान रखना है। जो हमारा पिछला अधिनियम था 1919 वाला, वहां पर संघीय न्यायालय की स्थापना नहीं की गई थी, 1935 के अंदर की गई है। ये हमें अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद अगला यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बिंदु क्या है, एक मुख्य न्यायाधीश होगा इस संघीय न्यायालय के अंदर और 7 अन्य न्यायाधीश यहाँ पर होंगे, इसका प्रावधान यहाँ पर किया गया था। ये हमें ध्यान रखना, संघीय न्यायालय के अंदर एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे, ठीक। इनकी नियुक्ति कौन करेगा, तो इनकी नियुक्ति कौन करेगा, सम्राट, ब्रिटिश सम्राट। कौन सा सम्राट होगा, ब्रिटिश सम्राट जो थे वो क्या करेंगे, इनकी यहाँ पर नियुक्ति करेंगे, ठीक। फिर यहाँ पर प्रथम मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर कौन बने थे, सर मैरिस ग्वायर यहाँ पर जो है तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर बने थे। यह भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर फिल्म्स के अंदर ऐसे ही टाइप के यहाँ पर फैक्ट्स पूछे जाते हैं, अक्सर यहाँ पर इसी प्रकार के पूछे जाते हैं ना। तो इनको हमें अच्छे से ध्यान रखना। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, सर मैरिस ग्वायर हो जाएंगे। इसके बाद अगला हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है, न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील
कहाँ पर की जा सकती थी? प्रिवी काउंसिल ऑफ लंदन। जैसे हमारा अभी सर्वोच्च न्यायालय, इसके निर्णयों के विरुद्ध जो तो अपील हम नहीं कर सकते है ना, तो उस टाइम तो इसे हम ये जो संघीय न्यायालय थे, सर्वोच्च न्यायालय, इसे हम नहीं कह सकते, क्योंकि इसके निर्णयों के विरुद्ध जो है यहाँ पर अपील की जा सकती है। कहाँ पर? प्रिवी काउंसिल ऑफ लंदन में। ठीक, उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं मताधिकार का विस्तार। मताधिकार के विस्तार की अगर हम बात करें, लगभग 10% जनसंख्या को मताधिकार दिया गया। जो हमारा पिछला अधिनियम था 1919 वाला, तो वहां पर क्या था, बहुत कम लोगों को यह अधिकार दिया गया था कि वह क्या कर पाएंगे, यहाँ पर वोट कर पाएंगे। लेकिन इस अधिनियम के अंदर 1935 के अंदर थोड़ा सा और इसको विस्तृत कर दिया गया और 10% जनसंख्या को यहाँ पर मताधिकार यहाँ पर दे दिया गया। ठीक, उसके बाद सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का भी यहाँ पर विस्तार किया गया है। यानी कि जो पिछला अधिनियम था 1919 वाला, तो वहां पर क्या था, वहां पर भी इसका विस्तार किया गया था, लेकिन इतना नहीं था। वहां पर था क्या कि जो हमारे दलित वर्ग थे, जो मजदूर वर्ग था, उनको क्या था, वोट देने का अधिकार नहीं था। जबकि इस अधिनियम के अंदर क्या किया जाएगा, इनको भी यहाँ पर वोट देने का अधिकार दे दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला महत्वपूर्ण बिंदु हमारा, केंद्रीय बैंक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। ठीक है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के अंदर की गई है? तो 1935 का जो अधिनियम है, भारत शासन अधिनियम 1935, उसके अंदर यहाँ पर एक चीज कही गई है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना करने की बात कही गई है। ठीक है, यह भी हमें ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर भारत शासन अधिनियम 1958 द्वारा स्थापित भारत परिषद को यहाँ पर क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ये भी ध्यान रखना, भारत परिषद को यहाँ पर क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया है। दोनों ही राज्यों का दोनों ने यहाँ पर 2 राज्य हो जाएंगे। 2 राज्यों के यहाँ पर निर्माण किया गया, कौन कौन से? उड़ीसा और सिंध। 1935 के अधिनियम के अंदर 2 राज्यों का निर्माण किया गया, कौन कौन से? उड़ीसा और सिंध। ये हमें अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि प्रीलिम्स के अंदर ऐसी चीजें जरूर पूछी जाती हैं कंफ्यूज करने के लिए। 1909 भी आपको दे देगा, 1919 दे देगा, और यहाँ पर 1935 भी दे देगा। फिर आपको अच्छे से अगर ध्यान नहीं है तो आप नहीं लगा पाएंगे, इसलिए आपको अच्छे से यहाँ पर ध्यान रखना है। 2 राज्यों की स्थापना की गई थी, 2 राज्यों का निर्माण किया गया था, उड़ीसा और सिंध का, 1935 के अंदर। ठीक, इसके बाद यहाँ पर ब्रिटिश भारत से अलग किया गया किसको? अदन और वर्मा। वर्मा यानी कि म्यांमार जो है, उसी को वर्मा कहा जाता था उस टाइम पे। तो अदन को और वर्मा को यहाँ पर क्या किया गया था, ब्रिटिश भारत से उस टाइम पे अलग कर दिया गया था इस अधिनियम के द्वारा। फिर यहाँ पर अगला पॉइंट है हमारा, राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। तो जो हमारा 1909 वाला जो अधिनियम था, वहां पर क्या कहा गया था, वहां पर जो है तो केंद्र में वहां पर जो है तो लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का। जबकि यहाँ पर जो है राज्य लोक सेवा आयोग का 1935 के द्वारा किया गया, और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का मतलब क्या है? जब 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक साथ क्या किया जाए, लोक सेवा आयोग का गठन किया जाए, तो उसे यहाँ पर संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से ये वीडियो दोस्तों पूरा होता है, और इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमने यहाँ पर देख लिया है। कुछ भी यहाँ पर छूटा नहीं है, और इसके बाहर कुछ भी जाने वाला नहीं है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।